आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारी आवाज। हर साल 18 दिसंबर को देश दुनिया में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में भी दिल्ली के साथ साथ कई सूबों में कार्यक्रम होते रहे हैं। इस बार भी हुए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई। लेकिन क्या असलियत में वो अधिकार, वो हक अक़लियती तबके को मिल रहे हैं जो संविधान में दिए गए हैं? क्या उसी हिफाजत के साथ आज देश का अक़लियती तबका खुद को महसूस कर रहा है जिसकी तफसील संविधान में दी गई है? आज बात उन्हीं अधिकारों की होगी और आपको दिखाएंगे कि कैसे तमाम दावों के बावजूद भी ना तो फिरका वाराना वाक़यात में कमी आ रही है और ना ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा रुकी है। हमारा देश विविधता का बहुत सुंदर इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष। इस मुल्क में बहुत मजहब है, बहुत से जुबान है, लेकिन हम सब एक है। जैसा प्रमुख कवि इकबाल जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी में हम वतन है, हिंदू सितारा हमारा, हिंदू सितारा हमारा। अलग भाषा अलग वेश, लेकिन भारत एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। इस वैविध्य को हम हमारा देश की शक्ति मानते हैं और शक्ति मानते हैं। हमारा संविधान कर्ताओं ने एक समरस भारत का परिकल्पना की थी। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यह बयान हिंदुस्तानी अक़लियती आबादी के हिंदुस्तान की तरक्की में योगदान को गिनाते वक्त सामने आया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दिल्ली में हुए प्रोग्राम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस बात को जोर देकर कहा कि नेशन का मतलब होता है सभी मजहबों, सभी ज़बानों का आदर करना। उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के डीएनए में सेकुलरिज्म है। हमारी ज़बान अलग हो सकती है, मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और सबके लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। Our country is richer because of the contribution to art, architecture, music and dance made by various groups. Our heritage dotted with temples, mosques, churches, gurudwaras, viharas, stupas and monasteries is a fascinating tapestry of human excellence. The role of minority groups in nation building has been phenomenal. They could do this because they are given predominance to their identity as Indians. They could do this because they gave predominance to their identity as Indians. We all have multiple identities based on our religion, language, caste, creed, gender, and also the dress also. उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते के तौर पर देखते हैं जिसमें सभी मजहब के लोग रहते हैं और यही असली हिंदुस्तान है भी। लेकिन पिछले कुछ बरस के दौरान मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हिंदुस्तान की अक़लियती आबादी अपने हकों को लेकर बेदार है? क्या वह सोचती है कि बहुसंख्यक समाज उनके साथ बड़े भाई की तरह पेश आ रहा है और वो इससे खुश हैं? या फिर असल में जो हालात बने हैं उससे अक़लियती समाज में एक डर पैदा हुआ है? भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र के जरिए शुरू किया गया अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस हर साल भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिन खास होता है। हमारे मुल्क में अक्सर ये बातें सामने आती है कि रोजगार के मौके, तालीमी बेदारी और माली हालत समेत कई फील्ड ऐसे हैं जहां अक़लियती आबादी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है। इस बार भी अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस पर मुल्क भर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन बहस इस मुद्दे पर ज्यादा होती दिखी कि मुल्क के मौजूदा हालात में क्या अल्पसंख्यक समुदाय खुद को महफूज समझता है। उमर, पहलू खान और अफसरुल जैसे मामलों के बाद क्या अल्पसंख्यकों में एक डर पैदा हुआ है? क्रिसमस मनाने को लेकर जब कुछ संगठन ईसाई समुदाय के लोगों को धमकियां दे रहे हो, तो क्या ईसाई समुदाय सहमा हुआ तो नहीं है? ये तमाम सवाल अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी हिफाजत से जुड़े हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्रम में प्रोफेसर ज़ैड खान ने सवाल उठा दिए। ज़ैड खान ने कहा कि मौजूदा दौर में यकीनन अल्पसंख्यकों के हालात पहले से ख़राब हुए हैं और उनमें अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेचैनी भी है। ज़ैड खान सीधा सवाल खड़ा करते हैं कि ये सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है।
क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे पर तो अब तक माहौल को खराब करने की कोशिश की ही गई, साथ ही साथ अब लैंड जिहाद के जरिए भी ऐसे मामलों को लगातार उछाला जा रहा है। India is passing through a very, very dangerous phase. And this danger that has come on the forefront, there is a method in this madness. It is not sporadic, it is not accidental, it is not unplanned, it is highly planned kind of a thing. So there is a method. Method is aiming at the very philosophy of India's political system. जमहूरियत में जिम्मेदारी अक्सरियत यानी बहुसंख्यक समाज की है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अक़लियती तबके के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन पिछले कुछ बरस के दौरान इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हुए हैं और हम इस जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि अल्पसंख्यकों को क्या हक देता है हिंदुस्तान का संविधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। क्या अधिकार हैं और क्या अल्पसंख्यक इन अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, आइए दिखाते हैं। भारत में बहुमत अक़लियती मुद्दों पर अक्सर असहमति और चर्चा धार्मिक और राजनीतिक बेचैनी पैदा करने के लिए उभरती है। भले ही हमारे मुल्क का संविधान हमेशा अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदायों को समान और इंसाफ पसंदी का हक देता है, लेकिन रह रहकर इस तरह के वाक़यात सामने आ जाते हैं जिससे सवालों की फहरिस्त लंबी होती है। जबकि हिंदुस्तान का संविधान भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी देता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता और इंसाफ को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान ने भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई तरीकों को अपनाया है। संविधान उन सभी लोगों का ख्याल रखता है जो आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं, चाहे वो किसी भी जाति, संस्कृति और समुदाय जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हों। संविधान कहता है कि भारत के लोग अपनी पसंद के मजहब का पालन करने के लिए आज़ाद हैं और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी मुक़द्दस जगह या तीर्थ स्थलों तक सफ़र करने की अनुमति है। संविधान का अनुच्छेद 16 इस बात की तस्दीक करता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भाषा, जाति, पंथ, रंग या धर्म के आधार पर कोई अनुचितता या असमानता की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अक्सर ये बात भी सामने आती है जब किसी खास मजहब के मानने की वजह से नौकरी मिलने में दिक्कत आने लगती है। भारत के संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार है एवं लोकादेश, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के आधार पर अपनी मर्जी से खुलकर धर्म को अपनाने, अभ्यास करने एवं प्रचार करने का भी अधिकार है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार भी है। नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसके पास अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत हो को इसके संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जात या भाषा के आधार पर राज्य या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने से मना नहीं किया जाएगा। समस्त अल्पसंख्यकों को स्वेच्छा से शैक्षिक संस्थानों के निर्माण एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। निसंदेह ये शैक्षिक अधिकार शैक्षिक मानदंडों एवं उसकी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। चमन में एक तरह से रंग से बात बनती है। अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम। ये एक मैसेज था जो उस वक्त की पॉलिटिकल असेंबली में डिस्पाइट एक सरचार्ज कम्युनल एटमॉस्फेयर के मौजूद था। और मैं ये समझता हूँ कि यही एक मैसेज है जो आज हमारी सोसाइटी को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्मिटी में कोई खूबसूरती नहीं है, रंगारंगियत में जो खूबसूरती है उसी में खूबसूरती है। वही हमारा समाज है, वही हमारी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी को, इस मल्टीकल्चरल सोसाइटी को, इस
इस सोसाइटी को, जिसमें माइनॉरिटीज में भी सारी माइनॉरिटीज, सारे रिलीजन और मेरे ख्याल से जितनी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो सब हैं, उन सब का होना इस सोसाइटी की ताकत है और खूबसूरती है, बजाय इसके कि हम ये समझें कि सबको हम अपने रंग में रंग देंगे। मेरा गांव में बचपन से हम लोग दरगाह में जाते, वो दरगाह का नाम है कश्मीर मस्तानवली दरगाह। और कश्मीर मस्तानवली दरगाह, मैं तो मेरे बारे में कहा, मेरा ससुर का नाम है मस्तानय्य नायडू, दरगाह के नाम से। उनका भाई का नाम है पेदा मस्तानय्य नायडू। पेदा मस्तानय्य नायडू मीन्स एल्डर मस्तानय्य नायडू। उनका बहन का नाम है चना मस्तानम्मा, छोटा मस्तानम्मा। And you'll be surprised to know that after I became vice president, before taking charge, I went 3 places. One is Bangalore, which have elected me for 18 years as members of parliament. I thanked them. Then I went to Tirupati. Lord Balaji is our family deity. Then I went to Kashmir, my place, and visited Dargah. केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल 6 धार्मिक समुदायों मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन शामिल हैं। यानी अक़लियती आबादी के तौर पर 6 मजहबी समुदायों को दर्जा हासिल है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में 19.32% अक़लियती आबादी है। यही नहीं, 8 राज्यों में हिंदुओं की आबादी भी कम है और इस पर सोच विचार के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक कमेटी भी बनाई है। हालांकि ये सवाल जरूर उठते रहे कि रोजगार से लेकर माली हालत तक अल्पसंख्यक लगातार कमजोर हो रहे हैं। कई कमेटियां भी इनके बेहतर मुस्तकबिल को देखने के लिए बन चुकी है। सैकड़ों प्रोग्राम फलाह व बहबूदी के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी क्यों हालात में बेहतरी नजर नहीं आती। सियासी तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर बहस होती है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि मरकज में बीजेपी सरकार आने के बाद अल्पसंख्यकों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी करीब 5% तक बढ़ी है। सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुस्लिम समाज की नौकरियों में भागीदारी बहुत कम है, जेलों में ज़्यादा है और सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। जब हम सरकार में आए थे तो उस वक्त लगभग 4.5 या 5% के इर्द गिर्द केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी भागीदारी थी। और जब हम आज आपके सामने कह रहे हैं इस बात को, तो आज इन 3.5 सालों में लगभग अल्पसंख्यकों की भागीदारी 9.8% के इर्द गिर्द हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के सशक्तिकरण को हमने बहुत मजबूती के साथ उस पर जोर दिया और विकास के साथ विश्वास की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और डेवलपमेंट पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट ना करे, इसके लिए हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। किसी भी मुल्क में कम आबादी वाले समुदायों को ज़्यादा आबादी वाले समुदाय से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये हमारे मुल्क में भी है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि तमाम हक हासिल होने के बावजूद भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय खुद को डरा हुआ महसूस करें तो हालात वाकई पेचीदा नजर आते हैं। दिल्ली में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हुए प्रोग्राम के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। आम आदमी पार्टी से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अक़लियती तबके के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देश में बढ़ रही कट्टरता बड़ी वजह बताया। हमारे को इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी धर्मों का सत्कार करना चाहिए। मानस की जात सब एक है पहचान, हम सब एक हैं। और बहुत सारा माइनॉरिटी को दबाया भी जाता है, कत्लेआम भी हो रहा है। तो ये चीज़ें देश को जोड़ती नहीं हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है और इसमें हर धर्म के लोग हैं। पर जब ऐसे रंगों को बिखेरने की कोशिश करता है तो वो ठीक नहीं लगता। ये रंग अगर मिलकर रहें तो इससे क्योंकि हमारा मैसेज है वर्ल्ड में कि हमारे यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और आपस में प्यार करते हैं, चाहे कितना भी कत्लेआम क्यों ना हो जाए, फिर भी इस देश के लिए मरते हैं। गो बैक टू रिलीजन, धर्म की तरफ वापस चले जाओ। हम धर्म से बहुत आगे निकल चुके हैं, धर्म को छोड़ चुके हैं, केवल दिखावे मात्र धर्म की कार्रवाई कर रहे हैं।
अगर हम धर्म की तरफ वापस जाएंगे तो शायद हमें ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम धर्म को मान रहे हैं तो धर्म के हिसाब से सारी दुनिया जब धर्म को मान रही है। अभी बच्चों ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा था तो उसमें पंक्ति आई थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब हम मजहब से धर्म से जुड़ेंगे तो आपस के ये वैर की बातें सारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। उल्टा काम हो रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो धर्म केवल दिखावे वाला है, अंदर धर्म नहीं है। अभी केवल बाहर से धर्म को हम मान रहे हैं, उस धर्म को अपने अंदर लेकर के जाएं, उस परमात्मा को, उस खुदा को, उस राम को, उस अल्लाह को, उस गॉड को अपने अंदर से पहचानें। जब ये पहचान लेंगे तो शायद हमारी इन समस्याओं का, इन राइट्स का, इन ड्यूटीज का सबका मसला हल हो जाएगा। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होते हैं और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। दावा ये किया जाता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन सच ये है कि तालीम से लेकर रोजगार तक कई ऐसे फील्ड हैं जहां आज भी अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुक पा रहे हैं फिरका वाराना वाकयात। क्या कहती है सरकार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सरकार लाख दावे करे कि देश में अब फिरका वाराना वाकयात में कमी आ रही है, लेकिन उसी की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हालात जमीन पर अलग हैं। क्या हालात हैं, आइए देखिए। हालांकि वक्त वक्त पर आने वाली खबरें सवालों को भी पैदा करती हैं। जब भी हिंसा की खबरें आती हैं तो नजर यही आता है कि अल्पसंख्यकों का नुकसान जान और माली तौर पर ज्यादा हुआ और उससे उभरने में उन्हें बरसों लगते हैं। मौजूदा सत्र में ही सरकार ने 2014 से 16 के जो आंकड़े संसद में रखे हैं वो यकीनन हर किसी के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। राज्यसभा में सरकार ने बुधवार को एक सवाल का जवाब देते हुए देश के अलग अलग राज्यों में साल 2014 से 16 के बीच के आंकड़े साझा किए। इस लिस्ट में टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा, जहां पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा 450 सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद कर्नाटक में 279 और महाराष्ट्र में 270 सांप्रदायिक दंगों के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 205 सांप्रदायिक दंगे के मामले सामने आए, जबकि राजस्थान में 200 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार 197 सांप्रदायिक दंगों के मामलों के साथ छठे स्थान पर रहा और गुजरात 182 सांप्रदायिक दंगों के मामलों के साथ 7वें स्थान पर रहा। गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी फिरका वाराना वाकया पेश नहीं आया। ये तमाम बातें इस बात की दलील है कि भाईचारे की जो बातें होती रही हैं उसमें और ज़्यादा मजबूती लाने की ज़रूरत है। मजहब के नाम पर होने वाली हिंसा पर PhD करने वाले डॉक्टर विनोद इन बातों से नाइत्तफाकी जाहिर करते हैं कि हालात में बेहतरी आ रही है, बल्कि वो हुकूमत पर आरोप लगाते हैं कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है और अक्सर जब भी फिरका वाराना वाकयात पेश आते हैं तो नुकसान अल्पसंख्यक समुदाय का ही होता है और इसके पीछे ज़्यादातर सियासी वजह रहती है। गवर्नमेंट ऐसे बोल रहे, बहुत कुछ कर रहे, लेकिन क्या है ग्रास रूट लेवल में जाकर के क्या रुकना है, ये नहीं रुक रहे। अभी देखो काउ विजिलेंटिज्म है, कम्युनल राइट्स है, माइनॉरिटी के ऊपर बहुत हिंसा चल रहे, लेकिन क्या रुकना, वो पहले ये रुकना है। अगर देखो when minorities life is threatened, whatever the policy is introducing, that will not be working out. The first thing is that security of the minorities, a kind of insecurity feeling has been created in the minds of the minorities. वो बहुत सबसे बड़ा खतरा है। ये नहीं है 5 साल के बाद और 10 साल के बाद मोदी गवर्नमेंट चला गया, लेकिन उसके बाद भी ये फियर एक स्प्रेड माइंडसेट में रहेगा, एक हमेशा के लिए रहेगा। दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। अक़लियती समाज को तहफ़्फ़ुज़ देने की अक्सरियत समाज की जिम्मेदारी भी है। पीएम मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि माली तालीमी लिहाज से जब तक एक भी तबका पीछे रहेगा तो मुल्क की तरक्की तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती।
ऐसे में सबको साथ आना होगा और हालात ऐसे पैदा करने होंगे जिसमें भाईचारा हो, अमन हो, ताकि तरक्की तेजी के साथ हो। उन लोगों को सबको ज्ञान हो करे और अच्छी तरह से अपना कुरान पढ़े, नहीं तो बाइबल पढ़े, नहीं तो हमारा गुरु ग्रंथ पढ़े, नहीं तो भगवत गीता पढ़े, उनको समझ में आएगा। मगर जो आजकल देश में, दुनिया में कुछ लोग मजहब के नाम पे जो चला रहे ना, वो मजहब के हित में नहीं है। वो लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा के अनुसार ये पद्धति अपनाया और लोगों को मारना। कहाँ, किसने बताया भाई ऐसा लोगों को मारना, असहाय निसहाय लोगों को मारना? ये कहा, किसने बताया? Who said it that you should kill all these people? By killing, what is it you are going to achieve? What is being achieved? If you encourage terror, you will become victim of terror tomorrow. This is what is happening. We are seeing in our neighborhood also. अलग अलग जात, रंग, भाषा और मजहब से जुड़कर हिंदुस्तान बनता है। ये हमारी मुल्क की हमेशा से खासियत रही है, लेकिन कुछ लोग हालात को बिगाड़कर उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे वाक़यात बढ़े हैं। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है कि वो ऐसे वाक़यों को बढ़ने से रोके और आपसी भाईचारे को बढ़ाए। अपने अधिकारों को लेकर भी अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। समाज में फैली नफरत नुकसान के अलावा कुछ नहीं करती। हर बार जब भी दंगों के आंकड़े सामने आते हैं तो उनमें ये भी नज़र आता है कि इन दंगों की वजह से समाज और देश को कितना नुकसान हुआ है। हम सबको ये समझना होगा कि अमन से ही तरक्की मुमकिन है, वो चाहे देश की हो या फिर समाज की। बग़ैर अमन के तरक्की की उम्मीद करना बेमानी होगी। जाहिर तौर पर आपसी भाईचारा ही देश के लिए संजीवनी है। तरक्की अमन के बिना मुमकिन नहीं, ये बात सबको समझनी होगी, क्योंकि अलग अलग रंगों की खूबसूरती से बना हमारा मुल्क यकीनन एक है और अलग मजहब और भाषाओं को मानने के बावजूद भी हम सब की पहचान भारतीय है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिलहाल आज हमारी आवाज़ को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।